लिखा आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसमें लिखो आप इंपॉर्टेंट टर्म्स इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो आप इंपॉर्टेंट टर्म्स इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक हमको पहले ये सीखना है कि एक कार्बन है ना, अगर इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप हो, यानी कार्बन के पास 4 डिफरेंट ग्रुप होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? कायरल सेंटर। कायरल सेंटर। जैसे मान लो एक ग्रुप यहां पे कोई ए ग्रुप लगाओ, सपोज करो यहां पे बी लगाओ, तो बताओ यहां पे क्या लगेगा? सी नहीं लगेगा, सी सी कॉमन हो जाएगा ना, यहां लेंगे डी, और ये क्या होगा? ई। तो अगर ये चारों ग्रुप अलग हो गए ना उसके, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी ना, तो इसको बोलेंगे अपन ये एक कायरल सेंटर है। और इसको बोलते हैं, इस कायरल सेंटर को स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं। कायरल सेंटर या क्या बोलेंगे? स्टीरियो सेंटर। या इसको बोलेंगे और असिमेट्रिक एटम या असिमेट्रिक सेंटर, या इसको बोलेंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर। लिखो जल्दी से। कायरल सेंटर और स्टीरियो सेंटर और असिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियोजेनिक सेंटर। दिखाई दे रहा है भाई? लिख पा रहे हो? हटा दे। कुछ बेसिक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे अपन। लिखे नहीं है, कोई बात नहीं। अब जरा इसको देख के बताओ, एक क्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक ब्रोमीन और एक आयोडीन, क्या ये कायरल सेंटर है? कितने कायरल सेंटर हैं? एक। वेरी गुड। एक क्यों है? एक ही है। ये कोई सवाल है कि एक क्यों है? एक है तो एक ही है, ठीक है ना? जरा इसको देख के बताओ कि क्या इसमें कोई कार्बन कायरल सेंटर है? ये नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये दो सेम ग्रुप है, ठीक है। फोर्थ में ये देख के बताओ कि अभी जो हमने बनाया है, क्या ये कायरल सेंटर है? नहीं है ना। लेकिन अगर मैं यहां एक मिथाइल कर दूं, यहां एक इथाइल कर दूं, और यहां एक प्रोपाइल कर दूं, अब बताओ ये कायरल सेंटर है या नहीं है? अब ये वाला कायरल सेंटर है ना। जब आप कायरल सेंटर देखोगे ना, तो रिमेनिंग ऑल एक्ट एज ए ग्रुप, बाकी सब ग्रुप्स के अंदर जाएंगे। तो जैसे हम कहेंगे ये CH2 कॉमन हो गया, तो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे एक CH2 है, यहाँ पे CH2 वो भी कॉमन हो गया, उसके बाद यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3 है। तो ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया। एक एक एटम को देखना है, वो कॉमन होगा तो नेक्स्ट, वो कॉमन होगा तो नेक्स्ट। समझे आप? तो तीनों एग्जाम्पल बनाओ, आगे बढ़े। तीनों नोट कर लिए ना आपने?
आप तो लिख लिए होंगे। आप फिफ्थ एग्जाम्पल मुझे देख के बताओ। इसके अंदर कितने कारज सेंटर हैं? मैंने आपको इसमें कारज सेंटर पूछे हैं, कारज सेंटर। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है ना। sp2 का मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं होगा ना। sp2 में कितने ग्रुप होंगे? 3। तो sp2 कार्बन कभी भी कारज सेंटर नहीं होगा, क्योंकि उसके पास 3 ही ग्रुप है। कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp3 होनी चाहिए। अब इसी में बताओ कि क्या ये कारज सेंटर है? बोलो भाई, ये नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? sp2 कार्बन विल नॉट एक्ट एज ए कारज सेंटर। अच्छा, sp हाइब्रिडाइज के बारे में क्या बोलोगे? वो भी नहीं होगा। तो sp2 sp हाइब्रिडाइज कार्बन विल नॉट एक्ट एज ए कारज सेंटर। लिख रहे हो ना भाई? सिक्स्थ बताओ। आइसोटोप विल एक्ट एज ए ग्रुप। आइसोटोप भी डिफरेंट ग्रुप की तरह काम करेंगे। H अलग है, D अलग है, T अलग है, तो हम कहेंगे यस इट इज कारल सेंटर। Isotope will act as a different group. जरा सेवंथ वाले के बारे में बताना। क्या इसमें नाइट्रोजन कारज सेंटर है? क्या इसमें नाइट्रोजन कारज सेंटर है भाई? अच्छा, आर पे डिपेंड करेगा। मैं गुड क्वेश्चन। ये R1 कर दिया मैंने। R1 इज नॉट मिथाइल एंड इथाइल, कोई तीसरा है, मतलब प्रोपाइल है, मान लो प्रोपाइल है। अब बताओ ये कारज सेंटर है या नहीं है? कारज सेंटर कोई कार्बन की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, समझ गया आप? दूसरे एटम्स में भी हो सकता है। अब बताओ क्या आंसर है? यस इट इज ए कारज सेंटर। तो आपको क्या लिखना है कि कारज सेंटर इज नॉट ए पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, पब्लिक प्रॉपर्टी है। भारतीय रेल है ना, अपन सबकी है वैसे ही। बढ़िया से नाइट्रोजन में पॉजिटिव बनाओ, शानदार 4 ग्रुप लगाओ, लगेगी कारज सेंटर बनाए। आजू बाजू के गांव में पता चल जाना चाहिए कारज सेंटर बन गया। 8th में देख के बताओ, क्या तुम्हें इसमें सल्फर कारज सेंटर नजर आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? दोनों ऑक्सीजन सेम है ना। लेकिन अगर मैं इसको, अभी कोई कारज सेंटर नहीं है, अभी कारज सेंटर कितने हुए? 0। ठीक है, अभी 0 हुए ना। लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं O16 और यहां लिख दूं O18, अब हो जाएगा ना। Isotope will act as a different group. मिटा दे भाई। 8th वाला लिख लिया आपने? सिलेक्ट नहीं हुआ ना अभी तक। नाइन्थ है ना।
9th में मुझे ये देख के बताओ, इसमें कितने कार्य सेंटर हैं? CS3 तुमको कार्य सेंटर नजर आ रहा है? ये मेरा चश्मा तुम लगा लो यार। नहीं, तुम्हें जरूरत है। हाँ भाई, अब कैसा दिख रहा है? 0 है। देखो सवाल ये है, देखो ये तो कार्य सेंटर नहीं है, लाइक ग्रुप लगे ना, और ये भी कार्य सेंटर नहीं है, sp2 एटम है। अब हमको बस ये है कि लोन पेयर है ना नाइट्रोजन के, तो ये कार्य सेंटर में काउंट करने हैं कि नहीं करने। अगर इसको कार्य सेंटर में काउंट किया तो फिर ये लोन पेयर H मिथाइल और ये C डबल बॉन्ड हो, 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए, तो नाइट्रोजन कार्य सेंटर हो गया। लेकिन यहां वैसे हम काउंट करते हैं, लेकिन यहां काउंट नहीं करेंगे। तुम ध्यान से देखो, यहां क्यों नहीं काउंट करेंगे? वो रेजोनेंस में जा रहा है ना, तो अगर N के लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहे हैं तो ये नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा हमारा sp2। अगर वो रेजोनेंस में गया तो ये हाइब्रिडाइज हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज। और एक बार नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन एक भी RS में sp2 हो गई तो समझ रहे हो क्या होगा? वो कार्य सेंटर नहीं रहेगा। समझ गए आप? तो क्या समझे कि N का लोन पेयर डीलोकलाइज हो गया तो उस नाइट्रोजन को कार्य सेंटर की तरह काउंट नहीं करना है। बढ़िया से बनाओ। लिख लिया भाई? वहां नीचे लिखो, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया आपने। फिर वहां नीचे लिखो, इफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो क्या लिखेंगे? देन नाइट्रोजन विल नॉट काउंट एज ए कार्य सेंटर। इफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, then nitrogen will not count as a Caros center. ठीक है भाई? इसको देख के बताओ, इसमें आपको कितने Caros सेंटर नजर आ रहे हैं? नंबर ऑफ Caros सेंटर कितने आ रहे हैं? अच्छा बताओ, ये Caros सेंटर है क्या? क्यों? एक वैलेंसी H है, एक वैलेंसी मिथाइल है, और एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। तो यहां से जाओगे तो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम हो गया ना, तो फिर नेक्स्ट देखना है, ये CS2 और ये CS2 ये भी तो सेम हो गए, और ये कार्बन दोनों में कॉमन है भाई। ये यहां तक कॉमन है, यहां वाला कॉमन है, उसके बाद ये कार्बन दोनों में कॉमन है। समझ गए आप? इसमें कोई कार्य सेंटर नहीं है। अभी इसमें कितने कार्य सेंटर है? अभी है इसमें 0। ठीक है, एक मिनट रुकना है। अब मुझे एक थोड़ा सा चेंज किया मैंने, इसमें 0, मैंने यहां एक पाई बॉन्ड बना दिया। अब इसमें कोई कार्य सेंटर है या नहीं है? अब आप मुझे बताओ कि ये वाला कार्बन कार्य सेंटर है या नहीं है? भाई ये राइट वाली वैलेंसी और लेफ्ट वाली वैलेंसी सेम है कि डिफरेंट है? ये डिफरेंट हो गया ना भाई। ये आगे जाके ये एल्कीन बन रहा है, जबकि यहाँ तो sp3 कार्बन है। ये डिफरेंट है ना दोनों। तो हम कहेंगे इसमें अब ये एक कार्य सेंटर है। अब ये नीचे वाला कार्बन, ये कार्य सेंटर है क्या? ये वाला ये नहीं है ना, ये तो sp2 है। sp2 कार्य सेंटर नहीं होगा। तो इसमें टोटल कार्य सेंटर कितने हुए? 1 हुआ। इसको बनाओ।
10th में हुआ 1 कारस सेंटर। बढ़िया से ड्रॉ करो, सर्किल बनाओ छोटा सा। किस कार्बन पे देखें? इस कार्बन पे देखेंगे, यहाँ 2 H है, यहाँ 2 H है, मिथाइल है, ये sp2 है, मिथाइल है। लाइक ग्रुप लगे ना। सिर्फ कार्बन को देखना थोड़ी है, कार्बन को देखने के साथ 4 अलग ग्रुप वाले कार्बन को देखना है। समझे भाई? ये लिख लिया आपने। अच्छा, ये 11th में कितने? ये वाला तो कार्य सेंटर नहीं है ना मिथाइल, ये वाला कार्य सेंटर है क्या? ये कार्य सेंटर है। कैसे हुआ समझे आप? एक ऑक्सीजन, एक CH2, एक H और एक मिथाइल। अब बताओ, ये लेफ्ट वाला ये कार्य सेंटर है क्या? ये नहीं है ना। ये क्यों नहीं है? 2 H है। ऑक्सीजन कार्य सेंटर है क्या? ऑक्सीजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर है। वेरी गुड। तो इसमें टोटल कार्य सेंटर कितने हुए? 1। समझ गए आप? कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसके। 10th वाला, 10th में अपने को अलग ग्रुप देखने हैं ना। एक काम करो, अगर ग्रुप अलग है तो कलर अलग है। ठीक है भाई? हो गए? ये एल्कीन वाला ग्रुप है, ये एल्केन वाला ग्रुप है, ये H है, ये मिथाइल है, तो ये कार्य सेंटर हो गया। इसको अलग क्यों लिखा है? क्योंकि ये एल्कीन है, ये एल्केन है। समझे भाई? अब आगे लिखो। अब आपको कार्य सेंटर आइडेंटिफाई करने हैं। 11 नंबर। अब आप क्या करोगे? बस आपको मार्क करने हैं कौन से कार्य सेंटर है। जहां भी नजर आ जाए। 12 नंबर है ना? सीक्वेंस राइट में रहेंगे भाई। ठीक है? 13, 14, 15, ऐसे है ना? 16, ओहो, 17, उसके बाद कौन सा आएगा? 18,
जल्दी बनाओ, 3 मिनट है तुम्हारे पास। जो जो कारक सेंटर है ना, उस एटम को गोल गोल मार्क करो, जैसे मैं मार्क कर रहा था ना बीच में। आप तो कर लिए होंगे भाई। 12th वाले में, पहले वाले में कितने कारक सेंटर नजर आ रहे हैं? 2। यही दोनों है ना? सेकंड में ये दोनों है, थर्ड में 0, इसमें कोई कारक सेंटर नहीं है। फोर्थ में 0, नेक्स्ट फिफ्थ में 3। क्या यही तीनों हैं? और इसमें 4 हो गए ना ये। चलो, इसमें 0, क्योंकि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है ना, तो ये कारक सेंटर नहीं है। नेक्स्ट वाले में 0, ये वैसे ही sp2 है। sp2 एटम वैसे ही कारक सेंटर नहीं होते। नेक्स्ट वाले में 1 2, क्या ये भी होगा? 2 मिथाइल लगे ना, ये नहीं होगा। इसके नेक्स्ट वाले में बोला भाई 0 हुए ना, ये तो इसमें कोई नहीं है। इसमें भाई ये वाला कारक सेंटर है ना, फिर ये भी तो बन गया कारक सेंटर, फिर नीचे वाला भी बन गया, 3 हो गए, है ना? एक भी नहीं था, एक मिथाइल लगने से 3 बन गया। देखो, खुद भी बन गया, आजू बाजू भी कारक सेंटर बन गया। समय बदलता, टाइम नहीं लगता, दोनों तरफ से। ठीक है, ये बताओ क्लोरीन ब्रोमीन के बारे में क्या बोलते हो? ये हो गया 2, इसमें 4 या 2? इसमें 2 होंगे ना बस, क्योंकि ये तो मिथाइल मिथाइल लाइक ग्रुप लगा ना भाई, उसमें कोई कारक सेंटर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट वाले में 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वाले में इसमें एक तो ये कारक सेंटर है और नाइट्रोजन कारक सेंटर नहीं है, क्योंकि वो तो रेजोनेंस में चला गया। और एक ये वाला है, तो कितने हुए? 2 ही हुए ना बस। समझे आप? मार्क कर लिए सबने? आगे बढ़े। कितने लास्ट इस एग्जांपल का नंबर क्या है? 26 है ना? ट्वेंटी 27 वाला लिखो। क्या रहा भाई? 27 में क्या रहा? 27 में तो 1 है ना ये। 28 में 2, 29 0, 30th ये नहीं है ना कोई भी।
लैक्टिक एसिड किसको बोलते हैं पता चला? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। वो अपन जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, स्पेशली रनिंग वगैरह करते हैं, उधर लैक्टिक एसिड जमा हो गया, तो वही तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है लैक्टिक एसिड। और जितना ऑक्सीजन रहता है बॉडी में बढ़िया, उतना उसका डिपोजिशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये बताओ, ये लैक्टिक एसिड में कितने हैं? 1। 32 के बारे में क्या बोलते हो? 2 है ना इसमें? 2 3 डाई क्लोरो में 2 होंगे। और इसमें 1 2 डाई क्लोरो में, इसमें 1, और 2 3 डाई क्लोरो में, इसमें होगा 2। समझ गया आप? ये तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते ही पता चल जाएगा। आगे बढ़े। एक दो कार्बन ऊपर नीचे हो सकता है। ये है अपना, वो हार्ट अटैक हो जाता है ना जिससे यार हार्ट में ब्लॉकेज बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल, हाँ, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। समझ में आया? हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट छोटा सा, कोलेस्ट्रॉल इतना बड़ा। एक दो कार्बन ऊपर नीचे हो सकते हैं, टेंटेटिव स्ट्रक्चर ये होता है। हो गए? क्या रहा फाइनल आंसर? अच्छा बताओ, ये कारक सेंटर है या नहीं है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये नो है। कितने हुए सब मिला के? 8 हुए ना? 8 कारक सेंटर होते हैं इसमें। इसके जब अपन स्टीरियो आइसोमर अगर थ्योरेटिकली सोचे ना, तो हर एक कारक सेंटर के 2 बनते हैं। स्टीरियो टोटल जब काउंट करेंगे ना अपन, तो इसके स्टीरियो आइसोमर बनते हैं 2 की पावर 8। समझ रहे हो तुम? इतने सारे आइसोमर हैं इसके। ये ड्रग्स वगैरह जो बनती है ना, इस ड्रग्स में ये तो दिक्कत होती है। ड्रग्स में पता है कई ड्रग्स कैसी होती है? कई ड्रग ऐसे होती है कि मान लो एक मॉलिक्यूल जो है वो, जैसे ये अपना पैरास्टामोल आता है ना, पैरास्टामोल, उसका एक मॉलिक्यूल, उस पैरास्टामोल मॉलिक्यूल उसकी मिरर इमेज, दोनों अलग काम करती है।
एक क्या करती है, फीवर कम करती है, दूसरा मान लो कुछ करती ही नहीं है, न्यूट्रल है वो। एक सबसे फेमस स्टडी है, थैलोडोमाइड ड्रग आती है, थैलोडोमाइड, है ना, वो क्या हो गया, प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती थी स्लीपिंग डिसऑर्डर में। तो जिन वुमेन को थैलोडोमाइड दी गई, उनमें जो नेक्स्ट जो बच्चे पैदा हुए ना, वो बर्थ डिफेक्टिव हुए, में कान नहीं, हाथ नहीं, बहुत हॉरिबल डिफेक्ट आने लगे बच्चों में। तो फिर बहुत सालों की स्टडी के बाद पता चला कि थैलोडोमाइड ड्रग जो है, एक तो वो स्लीपनेस को क्योर करती है, और दूसरा वो साइड इफेक्ट क्रिएट करती है। इसलिए ना उसका ड्रग्स में सिर्फ ये स्टडी नहीं करना पड़ता है कि भाई ये क्या काम करती है, ये भी देखना पड़ता है कि इसके आइसोमर, इसकी मिरर इमेज जो है वो कुछ मिरर इमेज होती है मॉलिक्यूल्स की, कहीं ऐसा नहीं मिरर इमेज कुछ और कर रही हो। इसलिए टाइम चाहिए। तो वी आर लक्की कि कोरोना में अपन बच गए, क्योंकि पहले से जो स्टडी चली आ रही थी ना, बच गए मतलब प्रोबेबली ड्रग्स के साइड इफेक्ट तो होंगे ही ना, सारी स्टडी थोड़ी पूरी हुई है उसकी, वो तो कुछ सालों में पता चलेगा। फिर भी अपन लक्की थे कि पहले से काम चल रहा था उसमें। अदरवाइज वैक्सीन बनाना बहुत लंबा काम होता है। वैक्सीन बनाना, पहले जानवरों पर टेस्ट करो, ऐसे डायरेक्ट ह्यूमन बींग में थोड़ी टेस्ट कर सकते हैं, है ना, चाहे कितने ही जा रहे हो, लेकिन प्रोटोकॉल है ना वो। तो चूहे पे टेस्ट करते हैं, चूहे को भगाते भगाते हेल्दी बनाते हैं बढ़िया, फिर चूहा एकदम फिट है, फिर आदमी लाते हैं, ठीक है, उस पर लगाते हैं, फिर उसके ड्यूरेशन देखते हैं, और वो कई लेवल पे ट्रायल होते हैं ना उसके, उसके बाद लॉन्च किया जाता है। और अपने केस में लॉन्च कब हुआ था, 12 महीने या 15 महीने में लॉन्च हो गया था अपना। तो अपन बहुत लक्की हैं। और दूसरी खास बात है कि हमारा जो वैक्सीन था उसके साइड इफेक्ट सबसे कम थे। यूएसए में जो लॉन्च हुआ था ना सबसे पहले, क्या नाम था उसका यार, हाँ, जो 100 या 150 डॉलर का था वो, तो अपने को लग रहा था कि एकदम 100-150 डॉलर का है, बड़ा महंगा, बड़ा शानदार है। उसकी स्टडी आई है अभी, उसने कईयों को निपटा दिया उसने। समझ रहे हो तुम, मतलब मैं, एक तो अपन लक्की हैं, दूसरा अपनी जो ये धरती है ना, अर्थ जो इस तरफ से, मतलब पाकिस्तान से आगे चले, इस तरफ बांग्लादेश तक जाए ना, इधर जाए इंडिया, ये कॉन्टिनेंट जो है पूरा, ये कहते हैं कि यहाँ जो पैदा होता है ना वो लक्की होता है। ठीक है, पाकिस्तान को ले लेते हैं, अपना ही है, अपना दे रखा है टेम्परेरी, ठीक है। तो मतलब क्योंकि यहाँ क्लाइमेट कितना फेवर करता है, समझ रहे हो आप, क्लाइमेट अच्छा है, फर्टाइल लैंड है, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे, वाइब्रेंट भी यही है, समझ रहे हो तुम। तो हमेशा ना लक फील किया करो तुम कि वी आर लक्की। अब आगे लिखो, इससे ड्रग्स बड़े खतरनाक होते हैं यार, इसलिए कई उठपटांग ड्रग्स खानी नहीं चाहिए, समझ रहे हो तुम। कई बार होता है ना, सर दर्द हो गया, अपने सेरिडोन खा लिया, XYZ टैबलेट खा ली, ऐसे टाइम पास खाते रहते हैं कि भाई खा ली, सर दर्द ठीक हो गया। तो वो क्या होगा, ड्रग्स का पता है, स्टार्टिंग में तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट करेगी वो, फिर धीरे धीरे उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और दूसरा, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है वो तो बहुत सालों बाद ही पता चलेगा, कि जब अपन बूढ़े हो गए, पता चला ये हड्डी टेढ़ी हो रही है, पता लगाया, गूगल में पढ़ा, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, फिर पता चला कि वो ड्रग खाई थी उसका इफेक्ट है। तो ड्रग्स कभी भी नहीं खानी चाहिए, दवाई वगैरह, समझो, अनलेस एंड अनटिल इमरजेंसी हो। समझ में आया। मेरा एक दोस्त है ना, वो दोस्त है जो मैंने बताया था, मेरा कॉलेज में मेरे साथ दोस्त था, उसके दो सिस्टर डॉक्टर थे, तो फ्री में दवाएं आती थी उसकी खूब सारी, तो हम लोग दवाई उसी से लेते थे, कि वो सैंपल आते थे ना, तो वो है ना एक से टैबलेट रखता था पैरास्टामोल की, इतनी बड़ी बड़ी, वो देखा तुमने कभी। मैं तो पहली बार उसी के पास देखी, मैंने तो पैरास्टामोल के स्ट्रिप देखे थे, उसमें तो 100 टैबलेट का वो पैकेट था। उसको हल्का सा सर दर्द होता, टैबलेट खा लेता वो, फिर ऐसे हल्का अनइजी लगता, टैबलेट खा लेता वो, ऐसे खा रहा है जैसे अपन, मतलब क्या बोलूं मैं, चॉकलेट खाते हैं ना वैसे। मेरे को अजीब आदमी है यार, फ्री किया तो मतलब खाए जा रहा है। और मेरे दिमाग में ये था यार, कुछ ना कुछ होता होगा इससे, मतलब उसकी ये आदत बन गई थी, उसको थोड़ा भी अनकंफर्टेबल लगता है ना, जैसे अपन आप घूम रहे हैं, थोड़े पाँव दुखने लग गए, तो अपन लेट जाते हैं, ठीक हो जाता है ना, वो टैबलेट खाता था। समझ रहे हो, ऐसे नहीं करना है अपने को। अब आगे लिखो, कितने एग्जाम्पल हो गए, 35। और बिना डॉक्टर के पूछे तो बिल्कुल नहीं खाना भाई। ये आयल फिनार में एक एग्जाम्पल है, इसको देख के बताओ कि इसमें कितने कार्य सेंटर है।
0 और 1 में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। क्या आंसर 1 है या 0 है? चलो मैं थोड़ा हिंट देता हूं। अब बताओ, 1 है या बताओ 0 है? अच्छा, इसमें रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? इसमें रेजोनेंस हो रहा है। तुम्हारा आंसर क्या है, 0 है कि 1 है? इसका आंसर 1 है, 1। अब आप ये बताओ, इसमें रेजोनेंस हो रहा है फिर भी आंसर 1 कैसे? अभी सल्फर के पास 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, ऑक्सीजन, मिथाइल, लोन पेयर एंड फिनाइल, है ना? फिनाइल, लोन पेयर, मिथाइल, 4 ग्रुप हो गए ना उसके। रेजोनेंस किस तरफ होगा? टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इस पूरे में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन है। तो मैं इसका रेजोनेंस ऐसे करूंगा, टुवर्ड ऑक्सीजन। तो सल्फर पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो ये पाई बॉन्ड यहां बाहर जाएगा ना ऐसे। तो ये मैंने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। अब इसमें एक खास बात है, देखो ये बना यहां पॉजिटिव चार्ज, ये बना माइनस मिथाइल। अब तुम ध्यान से देख के बताओ कि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी सल्फर के पास 4 डिफरेंट ग्रुप है या नहीं है? अभी भी तो 4 डिफरेंट ग्रुप हैं इसमें। और अगर मैं ये रेजोनेंस आगे करूंगा यहां पे ऐसे, तब भी 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे। और फिर आगे रेजोनेंस करूंगा तब भी 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे। तो मैं ये लिख दूं कि इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स सल्फर हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो इसका मतलब सल्फर को हम कार्य सेंटर काउंट करेंगे। अब आपको समझ में आया नाइट्रोजन को काउंट क्यों नहीं किया था? क्यों नहीं किया था? क्योंकि वो आरएस में 3 ही ग्रुप बच गए थे उसके। तो बनाओ उसको, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। तो हम क्या कहेंगे, कितने कार्य सेंटर हुए इसमें? एक हुआ ना भाई। अरे भाई लिख लिया सबने? मेडिटेशन से याद आया, कितने लोग मेडिटेशन कर रहे हैं? हाँ मतलब कभी कभी मिस हो जाता है, ठीक है। बहुत शानदार। तुम लोगों के साथ एक ग्रुप फोटो खिंचवाएंगे, 2 फोटो खिंचवाएंगे। एक जो लोग मेडिटेशन रेगुलर करते हैं उनके साथ, एक जो मेडिटेशन नहीं करते हैं उनके साथ। फिर उनकी केस स्टडी करेंगे। ठीक है भाई। कल मैं भी एक मेडिटेशन कैंप में गया था। एक सहज योग होता है ना, सहज योग, सुना है तुमने? सहज योग, कल मैं उसमें गया था। यार वहाँ पब्लिक बहुत ज्यादा थी ना, लेकिन उन्होंने सिखाया अच्छा था। 5 मिनट का ही होता है वो बस। तुम लोग मेडिटेट किया करो, मैं बता रहा हूँ जबरदस्त फायदा होता है। मैं खुद भी रेगुलर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जब मेरे को घबराहट होती है तब मैं करता हूँ। समझ गए? तुमको जब भी एंजाइटी लगे ना, दुनिया गड़बड़ लगे, लोग अच्छे नहीं लगे, एग्जाम में मार्क्स कम आने लगे, समझ रहे हो, खाने में मिर्ची का स्वाद ही ना आए, मतलब तुम्हें मेडिटेशन की जरूरत है। समझ गए भाई? इसमें लिखा आपने एक कार्य सेंटर। लास्ट क्वेश्चन लिखो। कल एक बच्चा है, न्यूयॉर्क में रहता है ना? 2012 में था वो, जॉब जॉब करता है वहां पे। वो पार्ट टाइम है ना, कुछ एजुकेशन के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा था। तो वो उस जमाने में पढ़ा है जब पूरा ऑफलाइन था, मतलब ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता था, ऐप वगैरह कुछ भी नहीं होते थे, मोबाइल ही नहीं होते थे बेसिकली। मोबाइल है ना रेस्ट्रिक्ट, मोबाइल तो अभी आया, इस साल आया, मतलब कोटा में तो इसी साल आया, ठीक है ना? उसके पहले मोबाइल भी नहीं होते। कोरोना काल तो में बच्चे थे नहीं ना कोटा में, उसके पहले मोबाइल था ही नहीं, है ना? मोबाइल स्ट्रिक्टली बैन था। तो वो पूछ रहा था सर अभी कैसे होती है पढ़ाई, ठीक है, अब क्या क्या चेंजेस आए? तो मैंने उसको बताया भाई, बच्चे मोबाइल अपने लेफ्ट हैंड में रखते हैं आजकल, ठीक है ना, जेब में रखते हैं, यूट्यूब से कनेक्टेड रहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, और ऐप, मैं खुद का बताया, हम लोग ऐप में भी कुछ कंटेंट देते हैं, बच्चे टेस्ट, मतलब पार्सली टेक्नोलॉजी यूज होने लगी। तो वो क्या बनाना चाह रहा था, वो एक कम्युनिटी फॉर्म बनाना चाह रहा था जिसमें एक बच्चे जाएं और सब अलग डिस्कशन करें।
तो वो मेरे से पूछा था सर आपके हिसाब से अभी क्या रिक्वायरमेंट है बच्चों की। मैं कहा बच्चों की पता नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा बच्चे है ना होमवर्क लेके जाते हैं घर पे, है ना, उस होमवर्क की ट्रैकिंग नहीं होती, है ना। मतलब ट्रैकिंग मतलब अगर हम ये ट्रैक करने लग जाएं तो भाई वो होता है ना भाई 100 क्वेश्चन करने थे, तुम घर गए 40 क्वेश्चन किए तुमने, तो तुम्हारा वो मीटर चालू हो जाएगा भाई 40, ये लेवल 1 क्रॉस। वो गेम में होता है ना भाई मारियो में ऐसे कि ये कूद गया वहां से, है ना, तो वो क्रॉस 80 किया लेवल। क्यों अभी क्या प्रॉब्लम होती है, अभी हर बच्चा घर पे पढ़ता है, तुम सब पढ़ने वाले हो, स्पेशली अपने आप बात करूं तो ज्यादातर पढ़ने वाले ही बच्चे हैं, है ना, सब खूब पढ़ते हो। और तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह कोई आते हैं या भाई बहन रिलेटिव को आते हैं, वो भी ये कहते हैं बच्चा हमारा खूब पढ़ता है, ठीक है ना, हम भी जानते हैं बच्चे पढ़ता है, यहाँ रोज आता है मतलब वो पढ़ता है, ठीक है ना। उसके बाद भी वो कहते हैं हमारे मार्क्स नहीं आते या इम्प्रूवमेंट नहीं होता, ये कॉमन वो है ना। उसका मेन रीजन है कि वो होमवर्क, वो सारा होमवर्क, होमवर्क मतलब कंप्लीट अटेम्प्ट करना, कंप्लीट करना, उसके डाउट जो हैं वो क्लियर करना, उसके पूरे सॉल्यूशन बनाना, अगर वो सब कोई करता है और उसका इंप्रूवमेंट नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई। ये सेम समस्या पता है जिम में भी होती है। जिम में जो नए लोग आते हैं ना, वो नए नए जैसे एक मूवी रिलीज होती है ना कि भाई अजय देवगन की सिंघम आ गई, है ना, तो सिंघम जैसे ही आ गई जिम में लोग बढ़ जाते हैं एकदम, है ना, सब आ जाते हैं और ट्रेनर के पास के भाई देखो मेरे को सिंघम बनना है, फोटो लेके आते हैं कि कितना टाइम लगेगा, महीना में लगेगा 1.5 महीना। मैं भी ऐसे ही गया था वैसे, ठीक है। भाई कितना टाइम लगेगा, बोला 3-4 महीने में, ठीक है 6 मिनट डन। फिर खूब एक्सरसाइज करते और घर जाके खूब खाते, प्रोटीन वगैरह नहीं, मतलब प्रोटीन डाइट नहीं, पोहे खा लिए, समझ रहे हो, गरम गरम पूड़ी में, समझ रहे हो, डिफरेंट वो छोले वगैरह डाल के खा लिए। जितनी एक्सरसाइज की ना उतनी बढ़िया ही डाइट भी खा ली, नो चेंज। 1 साल 2 साल 5-6 साल तक नो चेंज, ठीक है ना। फिर पता चला 5-6 साल बाद कि यार एक्सरसाइज तो ठीक कर रहे हैं, 2-2 घंटे कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। तो एप्स की जगह एप्स अंदर के अंदर ही है, बाहर ही नहीं आ रहे हैं वो, 1-2 आते हैं बड़ी मुश्किल से और वो भी गायब हो जाते हैं वापस। तो फिर पता चला कि जिम की एक्सरसाइज तो 1 घंटे की है, वो तो हर कोई कर लेता है। बाकी जो 23 आवर्स है जिसमें आपको डाइट अच्छी रखनी है, न्यूट्रिशन अच्छा रखना है, रेस्ट अच्छा रखना है, हाइड्रेशन अच्छा रखना है, वो असली गेम है। तो ऐसे ही कोचिंग में होता है कि क्लास तो हो गई, अब तुम घर जाके कितना उस होमवर्क को करते हो, कितनी सेल्फ स्टडी करते हो, उससे इंप्रूवमेंट होगा। अभी थोड़ी देर पहले है ना एक बच्चा आया था किसी XYZ कोचिंग का, वो 11th में थोड़ा मतलब ठीक अच्छा है, 11th में ठीक कर रहा है, लेकिन वो 12th में यहाँ आना चाहता था। मैंने देख जहाँ 11th करो वहीं 12th करना चाहिए, पहली बात 12th में यहाँ आना बिल्कुल सही नहीं है। और दूसरा मैं तो हमारे यहाँ आ जाएगा ना तो मतलब थोड़ा चैलेंजिंग है, 12th में आना चाह रहा था मैं, तो रेलगाड़ी को देखेगा ना चलते हुए तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो तेरे को 12th वहीं से करना चाहिए। अब तो क्या वो कहने मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, मैं तो कुछ नहीं कर पाया अभी तक। थ्योरेटिकल होता है ना यार, 1 महीने का 12th का कोर्स कैसे कर लेगा वो, तुम्हें लगता है कि वो कर लेगा? बहुत मुश्किल है नहीं है, ठीक है ना। 1 महीना बीच में तो कूदना ही नहीं चाहिए कभी। तो जहां भी हो वहां पे बस कोर्स चालू हो गया तुम्हारा, अब तो तुम लास्ट तक उनके साथ रहो जब तक IIT एडवांस नहीं हो जाता। बात समझ में आई? तो तुमको समझ में आया ना कि मेहनत किसको करनी है? तुमको करनी है। कैसी मेहनत करनी है? खूब करनी है। तो बच्चे को, हाँ बच्चे वाली बात तो रहेगी, ठीक है। उसको मैंने होमवर्क ट्रैकिंग का बोला, मैं तो ऐसा कुछ बना यार तो मुझे पता है बन नहीं पाएगा लेकिन फिर भी तू बना, ठीक है ना। बच्चों का होमवर्क ट्रैक हो जाए। अब होमवर्क ट्रैक के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए और बच्चे घर पे ऑफलाइन करते हैं। तो अगर जिस दिन होमवर्क ट्रैक हो जाए ना, हम बच्चों को बस उसकी स्कैन करके बता देंगे कि यार 1000 क्वेश्चन 10,000 क्वेश्चन पिछले 2 महीने में होमवर्क मिले हैं, इसने अभी तक 6,000 ही किए हैं। अब वो जो ट्रैकिंग है ना ऑनलाइन टैब वगैरह पे, वो सही नहीं है क्योंकि उसमें तो टिक करते हैं ना, उसमें कोई भी कर देगा ऐसे टक 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 हो गया सब। ट्रैकिंग होनी चाहिए, आप जो सॉल्व करते हो ना उसको स्कैन करके ट्रैक हो जाए कि इसने रिटर्न वर्क कितना किया, है ना, एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन का एक वो होगी 4, ऐसी ट्रैकिंग हो। उससे बच्चे को भी पता चलेगा कि यार मेरे यहाँ 50% ही हुआ है, जैसे ही मैं 70% करूंगा ना मेरा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। वो पार्ट टाइम कर रहा है, ऐसा कोई फुल टाइम नहीं है, अच्छा खासा जॉब है उसका, ऐसे ही वो। मैंने कहा तू पैसे वैसे कमाने के हिसाब से कर रहा है तो रहने देना। बोला नहीं नहीं सर मैं इंप्रूवमेंट के हिसाब से कर रहा हूँ। दूसरा एक और बच्चा है, वो जॉब कर रहा है इंडिया में बेंगलोर में, वो पैसे कमाने के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा है। मैं कि वो टीचर से पैसे कमाना चाह रहा है। मैं कि तू पागल हो गया, कंसेप्ट ही गलत है तेरा।
बोला कैसे? मैं टीचर है ना, पैसे नहीं देता है कभी, वो लेता है, बच्चे से फीस लेता है, पब्लिशर से किताब लेता है। टीचर पब्लिशर की किताब लेने के लिए 5 फोन करता है कि फ्री की किताब पहुंचा देना, खरीदता नहीं है वो। और तू सॉफ्टवेयर बना के, टीचर ओरिएंटेड बना के, तो टीचर से पैसे लेगा। लेकिन फंडामेंटली गलत है ये तो। टीचर देते हैं क्या कभी पैसे? नहीं देना, बच्चे देते हैं, क्योंकि बच्चों का कैरियर है। टीचर को तो फ्री में लेने की आदत होती है। तो वो बैंगलोर वाले को मिला, तो ऐसा सोच कुछ कि बच्चों की प्रैक्टिस बढ़े। उसको तो होमवर्क का आइडिया दिया, उसको प्रैक्टिस का दिया कि बच्चे का एक कॉन्सेप्ट वीक हो, बस ये हमारा कॉन्सेप्ट वीक है, उसकी इस टाइप से प्रैक्टिस हो कि उसका कॉन्सेप्ट लेवल वाइज लेवल स्ट्रांग हो जाए। ये मेरे हिसाब से जरूरत है या नहीं तुम्हारी? ये समझ में आ गया? लास्ट क्वेश्चन लिखो। कितने सवाल हो गए? और तुम लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन में घबराया मत करो यार। 10 में से 3 सवाल भी बन गए ना, तो बस काम हो गया तुम्हारा। ये तुमको मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि तुम, मैं चेक कर रहा था तुम्हारा ध्यान किधर है। अब नेक्स्ट लिखो, मिनिमम कार्बन नीडेड बाय एल्केन। मिनिमम कार्बन नीडेड बाय एल्केन टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मिनिमम कार्बन नीडेड बाय एल्केन टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन कार्य सेंटर मान लो। मिनिमम कार्बन नीडेड बाय एल्केन टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कार्य सेंटर, ये मान लो अभी। क्या रहा आंसर? सिर्फ एक? एक बहुत कम है यार, थोड़ा सा बढ़ाओ। हाँ मिश्रा जी, कितना? 7। देखो अपने को है ना, मिनिमम भी रखने हैं, बोली नहीं लगानी है अपने को। 4। अच्छा, अपने को कार्य सेंटर बनाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए 4 डिफरेंट ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो एक बनाएंगे H, दूसरा क्या बनाएंगे? CH3, तीसरा इथाइल, और चौथा प्रोपाइल। इसमें 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। आप प्रोपाइल भी बना सकते हो और आइसोप्रोपाइल भी तो बना सकते हो। तो इसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 7। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ऐसा बना लूं तो इसमें तो कार्बन ही नहीं, एक ही कार्बन है बस। मिनिमम पूछा है ना, तो मिनिमम के हिसाब से मैं ये क्यों नहीं बना सकता बताओ? हमको क्वेश्चन में एल्केन दिया है, तो हम क्या बनाएंगे? एल्केन। ये तो हेलो पॉली फंक्शन ग्रुप हो गया ना, एल्कोहल था, ये थोड़ी बनाएंगे हम। और आइसोटोप खाली काइनेटिक्स पर्पज से होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के निकालने का काम है। आपको जनरल फॉर्मूला वाला एल्केन बनाना है। समझ गए तुम? तो आंसर कितना रहेगा? 7। बनाओ जरा। एल्केन मतलब क्या बनाओगे? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन में तो कार्य सेंटर ही नहीं है ना, 2 मिथाइल हो गए ना। लिखा आपने आंसर 7। फिर नेक्स्ट लिखो, इसी को क्वेश्चन में दूसरा लिखो, मिनिमम कार्बन नीडेड बाय, मिनिमम कार्बन नीडेड बाय फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। मिनिमम कार्बन नीडेड बाय फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप टू शो
to show optical isomerism. एल्कीन, फिर लिखो एल्काइन, फिर लिखो एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। सिक्स या फाइव? देखो हम ये भी कर सकते हैं। पहले तो हमको एक कार्बन बनाना चाहिए, उसमें एक बना लेंगे H, एक बनाएंगे मिथाइल, एक बनाएंगे इथाइल और एक ये L डबल बॉन्ड। इसमें 5 ही आएंगे ना। लेकिन कार्बन तो 5 आए ना। हाँ, तो वैलेंसी का भी ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। ऐसा नहीं कार्बन का ही ध्यान रखें। ये कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, पेंटावेलेंट हो गया ना कार्बन, तो एक मिथाइल, एक इथाइल और एक लगाओ एल्कीन। तो आंसर कितना हुआ एल्कीन में? 6। समझ गए भाई? एल्काइन में कितना हुआ? एल्काइन में भी 6 होगा ना। क्या करेंगे एल्कीन में? तुम एक चीज देख रहे हो, 3 वैलेंसी तो सेम रहेगी, एक 4th वाली चेंज हो जाएगी एल्काइन। 40 में बताओ 4 कौन से होंगे, समझ रहे हो? मिथाइल, इथाइल एंड एल्कोहल 4 हो गए। एल्डिहाइड में 5, 3 फिक्स कर लो, मिथाइल इथाइल, एक लगा लो एल्डिहाइड। कीटोन में 6 आएगा ना। ये कीटोन और ये मिथाइल लगाएंगे तो ये बन गया कार्य सेंटर। और कार्बोक्सिलिक एसिड में इसमें आएगा 5। ठीक है। समझ गए? ईथर में कितना आएंगे? ईथर में अपन देखो, एक वैलेंसी जैसे हमने एल्कीन लगाई है ना, या हम मिथॉक्सिल लगा देंगे ना, OMe, तो 5 हो जाएंगे ना। 5 हो जाएंगे। बनाओ सारे स्ट्रक्चर। एक बात बताओ, ये मॉडल नजर आ रहा है? सपोज करो ये 2 ब्यूटीन है। कौन है ये? 2 ब्यूटीन। ये सिर्फ 2 ब्यूटीन नहीं है, ये सिस 2 ब्यूटीन है कि ट्रांस 2 ब्यूटीन है? सिस है ना, ये डाउन और डाउन, ये सिस है। तो मेरा सवाल ये है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर इन सिस 2 ब्यूटीन। क्या बोलते हो? बोलो भाई, बोलना है तुमको। सिस 2 ब्यूटीन में कितने स्टीरियो सेंटर हैं, ये सवाल है। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है आई डोंट नो। सिंगल चॉइस है।
बोलो भाई, क्या रहेगा आंसर? अच्छा, अगर मैंने ये पूछा होता कि इसमें नंबर ऑफ कारस सेंटर कितने? 0 है। sp2 कार्बन कारस सेंटर नहीं होता है ना, ठीक है ना। अब आपको मैं एक हिंट देता हूं। वैसे ज्यादातर बच्चे इसका आंसर ए लगाते हैं, है ना। वैसे मैं ये ऑप्शन कट कर देता हूं। अब बी सी डी में से ऑप्शन बताओ। देखो यार, डी तो वह हो ही सकता है, लेकिन बी डी में से एक चांस लो ना, क्या हो सकता है? ये है सिस्टोब्यूटीन। वैसे 4 भी, मैक्सिमम आंसर 4 हो सकता है। 1 2 3 4 कार्बन है, वो तो ऑप्शन नहीं है। आंसर जो है ना, उसके नाम में छिपा है। अरे वैसे नहीं छुपा है कि भाई वो नंबर देखा, नंबर छुपा है। नाम मतलब इसका नाम स्टीरियो सेंटर क्या है उसमें छुपा है। जैसे होता है ना भाई, डाकू खूंखार सिंह, तो पता चलता है भाई डाकुओं का काम है इनका, है ना। कि सेठ रामलाल जी तो मतलब बिजनेस करते हैं ऐसे। तो ऐसे स्टीरियो सेंटर का मतलब क्या बताओ? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वेरी गुड। स्टीरियो सेंटर इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कौन कौन आता है? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आते हैं, वेरी गुड। और आंसर क्या लगाओगे? कितने लोग आंसर सी लगाएंगे? ओ, और कितने लोग आंसर बी लगाएंगे? और बाकी डी वाली कैटेगरी में? इसका करेक्ट आंसर है सी। सिस टू ब्यूटीन के अंदर है ना, 2 स्टीरियो सेंटर होते हैं। अब आप ये बता सकते हो 2 कैसे? बोलो भाई, 2 कैसे बता सकते हो? नाम में छुपा है। हाँ, अब आप ये बताओ कि ये सिस टू ब्यूटीन का स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर सकते हो ना भाई। अब आपको मैं बताता हूं 2 कौन से हैं। ये एक स्टीरियो सेंटर है और ये दूसरा भी स्टीरियो सेंटर। देखो स्टीरियो सेंटर कैसे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है वो क्या होता है? ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल, यही होता है ना। अगर किसी ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर दिया तो भी वो स्टीरियो आइसोमर हुआ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर दिया तो भी स्टीरियो आइसोमर हुआ, ठीक है ना। स्टीरियो सेंटर की डेफिनेशन सुनो आप, देखो अच्छे से। स्टीरियो सेंटर की डेफिनेशन क्या है कि इंटरचेंजिंग पेयर ऑफ ग्रुप अक्रॉस दैट एटम, if we get stereoisomer it is known as stereo center. Interchanging pair of group across that atom, if we get stereoisomer it is known as stereo center. अगर मुझे चेक करना है कि ये स्टीरियो सेंटर है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? इस पे पेयर चेंज कर दूंगा। स्टीरियो आइसोमर बना के देखूंगा ना, मैंने एच मिथाइल को चेंज किया। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर मैंने एच मिथाइल को चेंज किया तो ये सिस का क्या बन गया, बताओ। बोलो भाई, तो क्या ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने? तो अगर ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं तो क्या ये स्टीरियो आइसोमर हैं? और क्या ये स्टीरियो आइसोमर हैं तो क्या इनको स्टीरियो सेंटर कहेंगे? कहेंगे ना, स्टीरियो सेंटर। अब दूसरी बात ये बताओ कि दूसरा स्टीरियो सेंटर ये कैसे समझे आप? कैसे? इसमें भी तो पेयर चेंज कर दो, इसको भी पेयर चेंज कर दो, ये भी स्टीरियो सेंटर हो गया। तो पहले इसको लिखो आप, देखो आंसर इज 2। और वहां नीचे मार्क करके बनाओ कि ये हैं दोनों स्टीरियो सेंटर। कहां है स्टीरियो सेंटर? ये हैं दोनों। क्या हो गया, नींद आ गई थी क्या? कोई बात नहीं, फिर भी उठ के तो आए। लिख लिया भाई?
नोट कर लिया अच्छे से, बढ़िया से स्टीरियो सेंटर बनाया। वैसे ही बताओ, ट्रांस टू ब्यूटीन में कितने स्टीरियो सेंटर होंगे? उसमें भी 2 होंगे। और 1 ब्यूटीन में कितने होंगे? 1 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन में 0 होंगे, क्योंकि उसके तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे नहीं ना। जिसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे उस एटम के अक्रॉस स्टीरियो सेंटर होगा ना। तो 1 ब्यूटीन टर्मिनल एल्कीन, नो जीआई। ये लिख लिया। नीचे वो स्टेटमेंट लिखो, ट्रांस टू ब्यूटीन 2 स्टीरियो सेंटर। देखो आप, ट्रांस टू ब्यूटीन 2 स्टीरियो सेंटर। फिर लिखो आप, डेफिनेशन ऑफ स्टीरियो सेंटर। डेफिनेशन ऑफ स्टीरियो सेंटर लिखो। इंटरचेंजिंग पेयर ऑफ ग्रुप across that atom. Interchanging pair of group across that atom if we get stereoisomer. Interchanging pair of group across that atom if we get stereoisomer, then it is known as, क्या लिखेंगे बताओ? Then it is known as stereo center. Interchanging pair of group across that atom if we get stereoisomer, then it is known as stereo center. फिर आगे लिखो, stereoisomerism equal to ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल होंगे तो भी स्टीरियो आइसोमर होंगे, ऑप्टिकल होंगे तो भी स्टीरियो आइसोमर होंगे। ठीक है। अब एक देखो, एक क्वेश्चन ये, फिर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। अभी जो मैंने बनाया है, क्या इसमें आपको कोई कारज सेंटर नजर आ रहा है? कितने कारज सेंटर है? 1। तो अगर मैं पूछूंगा कि भाई कारज सेंटर बताओ, तो आप कहोगे इसमें 1 कारज सेंटर, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप लगे। अगर मैं बोलूंगा एक स्टीरियो सेंटर बताओ, ये भी 1 है। अब कारज सेंटर स्टीरियो सेंटर क्यों है? क्योंकि इस कार्बन के अक्रॉस ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। कैसे? अगर मैं सब, इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। वो जब हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है तो आंसर उल्टा होता है ना। तो ये आर का क्या हो जाएगा? एस। ठीक है ना। अब सपोज करो मैंने एक पेयर चेंज कर दिया, मैंने एक ऑड पेयर यानी इंटरचेंजिंग पेयर ऑफ ग्रुप, यानी फ्लोरीन और ब्रोमीन को इंटरचेंज किया, तो बताओ ये क्या बन गया? ये 1 2 ये 3, ये एस का आर हो जाएगा ना, हॉरिजॉन्टल में उल्टा होता है ना, ये हो गया आर। तो अब आप समझे कि ये स्टीरियो सेंटर इसलिए है कि अगर मैं इसमें पेयर चेंज करता हूं तो इसकी मिरर इमेज बन जाती है, और मिरर इमेज मतलब इसको अपन ऑप्टिकल आइसोमर में डाल देंगे। समझे आप? तो अब आप समझे कि कारज सेंटर स्टीरियो सेंटर क्यों है? क्योंकि कारज सेंटर के अक्रॉस क्या होता है? ऑप्टिकल बन जाते हैं। तो ऑप्टिकल मतलब स्टीरियो, तो वो भी स्टीरियो सेंटर हो गया। तो अब आप ये बताओ कि स्टीरियो सेंटर इज सबसेट ऑफ कारज सेंटर या कारज सेंटर इज सबसेट ऑफ स्टीरियो सेंटर? कारज सेंटर इज सबसेट ऑफ स्टीरियो सेंटर, क्योंकि स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल दोनों आते हैं। यानी नंबर ऑफ कारज सेंटर क्या होंगे और नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर में क्या रिलेशन हो सकता है? नंबर ऑफ कारज सेंटर या तो लेस देन स्टीरियो सेंटर होंगे या इक्वल टू होंगे, है ना। जैसे कि एग्जांपल ले लें और उससे बेटर क्लियर हो जाएगा। इसको देख के बताओ कि इसमें कितने कारज सेंटर हैं। थर्ड वाला, कारज सेंटर कितने हैं? एक ही तो है, ये वाला एक है, ये कारज सेंटर है। अब बताओ स्टीरियो सेंटर कितने हैं? इसमें कारज सेंटर तो एक है, इसमें स्टीरियो सेंटर हैं 3। 3 कैसे समझे आप?
भाई ये ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, ये भी तो स्टीरियो सेंटर हुआ, ये भी तो स्टीरियो सेंटर हुआ, और जो कारस सेंटर है वो तो स्टीरियो सेंटर है ही। तो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर क्या होंगे? ग्रेटर देन कारस सेंटर या इक्वल टू कारस सेंटर। समझे आप? तो ये सेकंड थर्ड एग्जांपल बनाओ। ये बहुत खतरनाक होते हैं स्टीरियो सेंटर। मॉलिक्यूल में पता नहीं कहीं पेयर चेंज किया, उसकी मिरर इमेज कहीं बन रही हो, थोड़ा अच्छे से। कलर दिखा थोड़ा ब्लू ब्लू, कार्बन पे कलर क्या दिखा नहीं? यार तुमको कलर देख के अच्छा नहीं लगता? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है यार, रंग बिरंगे देख के अच्छा लगता है तुमको? क्यों अच्छा लगता होगा ना कलर तो यार। मिटा दे भाई। वो कपिल शर्मा का एक शो आता है ना, कपिल शर्मा शो आता है ना, उसमें एक दिन वो आए थे, बड़ा बिजनेस वाला है ना, शार्क टैंक वाले नहीं, विवेक बिंद्रा। हाँ विवेक बिंद्रा। हाँ उसने एक बहुत बढ़िया चीज बोली कि है ना, मतलब वैसे बचपन में भी अपन कई बार सुनते हैं वैसे उस चीज को। उन्होंने स्टेज पे बोला कि भाई रेड कलर किसको किसको दिख रहा है। तो स्टेज पे पीछे बहुत सारे कलर लगे हुए थे, तो उन्होंने, काफी लोगों ने ढूंढा कि रेड का है, हाँ ये रेड रेड रेड, तो लोगों ने आइडेंटिफाई किया, हाँ ये रेड है, ये रेड है, रेड है। ठीक है ना? बाकी दूसरा कलर किसी ने नहीं देखा, सबने रेड पे फोकस किया, रेड रेड दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि वैसे ही हमारी सोच और हमारी नजर होती है कि हम क्या देखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। सामने वाले में अच्छा ही देखनी है हमको, अच्छा ही देख सकते हैं, लेकिन हमारी जनरल टेंडेंसी होती है कमियां देखना, अपन कमियां देखते हैं सामने वाले में। तो आप कैसे देखते हो, वो नजर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ना अच्छा देखोगे ना कि आज ये हुआ, आज सर ने ये पढ़ाया वो पढ़ाया, 50% समझ में आया, तो आपको वैसे ही आपका साइकोलॉजी बनेगी। और आप वैसे देखोगे कि 50% समझ में नहीं आया, आज ये क्या हो गया वो हो गया, तो आप हमेशा ये देखोगे यार क्या क्या आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, कितना कर रहे हैं, तो वो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड देगा, हार्मोनल चेंज अच्छे देगा। तो आपकी नज़र पर डिपेंड करता है आप कैसे देखते हो। तो मैं जिस आदमी से मिलता हूँ ना, मेरा एक रूल है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि यार मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, ये मैं कोशिश करता हूँ। मैं जबकि 99% दुनिया स्पेशली इंडिया उल्टा है। जब अपन किसी से मिलते हैं ना, अपन क्या सोचते हैं, यार इससे मेरा क्या फायदा हो सकता है, अपन जनरली ऐसे ही सोचते हैं ना। तो मैंने देखा अगर अपन ऐसे सोचे ना, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रेटिट्यूड फील करें थोड़ा, उसके लिए कुछ करें, तो ऑटोमेटिक वो लौट के आपके पास वापस आता है। और आप सोचोगे कि मैं इससे क्या फायदा उठा सकता हूँ, तो फ्यूचर में जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको लोग भी वैसे ही मिलेंगे कि आपसे क्या फायदा उठा सकता हूँ। तो आपको हमेशा सोचना है कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। बात समझ में आई? अब एक टेबल बनाओ और नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर और कारस सेंटर लिखो। वो स्टेटमेंट लिखा आपने? कौन सा वाला? वो था ना सबसेट वाला, कि कारस सेंटर इज सबसेट ऑफ स्टीरियो सेंटर। उस तरफ रहेगा ओम, नंबर ऑफ कारस सेंटर एंड नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रखेंगे। अरे यार पहला ही इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गया, चलो ऑर्गेनिक कर लेते हैं।
कितने कारक सेंटर हैं वो लिखने हैं और कितने स्टीरियो सेंटर हैं वो लिखना है। अरे भाई बना लिया? क्या आंसर रहा फर्स्ट का बताओ। इसके आएंगे 0, इसके आएंगे 2। 2 कैसे आएंगे समझ गए? ये रहा एक स्टीरियो सेंटर, एक ही है। सेकंड में बताओ, 1 2, 2 कारक सेंटर, 2 स्टीरियो सेंटर। थर्ड में बताओ, 0 एंड 2। 2 कैसे हुआ? जीआई बनेंगे ना? हाँ वेरी गुड। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे ना भाई? ये दोनों बनेंगे वेज वेज, और फिर एक बार क्या बनाओगे, एक बनाएगा वेज और एक बनाएगा डैश। फोर्थ बताओ। फोर्थ में ये एक कारक सेंटर, ये एक कारक सेंटर, ये स्टीरियो सेंटर नहीं है ना, और ये स्टीरियो सेंटर होगा, तो कितने हुए कारक सेंटर? 2। कितने हुए स्टीरियो सेंटर? 4। 2 कारल एंड 2 स्टीरियो। कौन से दोनों? ये तो कारक सेंटर स्टीरियो सेंटर दोनों हुए ना भाई। क्या फिर से पूछो, क्या बोल रहे हो? ये दोनों आपस में, तो एक कार्बन एक ही बार काउंट होगा। तुम स्टीरियो सेंटर काउंट कर रहे हो तो ये एक स्टीरियो स्टीरियो, तुम कारक सेंटर काउंट कर रहे हो तो एक एक। अगर एक कार्बन मान लो कारक सेंटर भी है और ज्योमेट्रिकली भी बना रहा है तो 2 बार काउंट नहीं कर सकते। एक कार्बन एक ही बार काउंट होगा। कोई पूछ लेगा तो कि 4 किधर है तो कैसे जवाब देंगे? है तो एक ही ना। ठीक है। हाँ नहीं नहीं, जब आप ज्योमेट्रिकल वगैरह निकालोगे ना तो हमेशा गिवन का निकालोगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ज्योमेट्रिकल तब निकालना है जब क्वेश्चन में पूछे, समझ गए? अदरवाइज उसका कोई ज्योमेट्रिकल काउंट नहीं करेंगे आरएस का। इसी का आरएस काउंट, इसी का ज्योमेट्रिकल निकालेंगे बस। ठीक है, समझ गए भाई? आगे बढ़े, 2 सवाल और करते हैं। 5th नंबर लिखो। निगम राय ने 2 आंसर दिए थे, पहले 1 फिर 2। आदित्य झा, इनके आंसर लिखो। आदित्य झा, निगम।
हाँ भाई, क्या रहा? फिफ्थ वाले के अंदर कितने कारज सेंटर नजर आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? 2। और ये 2 कारज सेंटर हैं और ये दोनों स्टीरियो सेंटर हैं। सिक्स्थ में कितने कारज सेंटर नजर आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं ना। और स्टीरियो सेंटर 6 आएंगे। समझ गया भाई? ठीक है, एक स्टीरियो सेंटर दिए सारे हो गए ना, 1 2 3 4 5 6।